वेदेकेरा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम सब हर दिन शीशे का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि एक सपाट आईना जो हमें हूबहू दिखाता है और गाड़ी का वो छोटा सा साइड मिरर जो पीछे की पूरी सड़क दिखा देता है, दोनों में इतना फर्क क्यों है? ये सिर्फ कांच के टुकड़े नहीं बल्कि भौतिकी के बहुत ही फैसिनेटिंग नियमों का खेल है। हाँ, और आज हम इसी खेल को समझने की कोशिश करेंगे। आज हमारे पास जो सामग्री है वो एनसीईआरटी की विज्ञान की किताबों और रेलवे की परीक्षाओं के पुराने प्रश्न पत्रों से ली गई है। तो हमारा मिशन साफ है, दर्पणों के पीछे के विज्ञान को रटना नहीं, बल्कि उसे इस तरह समझना है कि उनके किरदार हमेशा के लिए याद हो जाए। बिल्कुल लॉजिक को समझना है। तो चलिए इस दुनिया में उतरते हैं। सबसे पहले वो बुनियादी नियम क्या है जिस पर हर तरह का दर्पण काम करता है? मतलब ये प्रकाश का परावर्तन आखिर है क्या? देखिए, इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका एक पूल टेबल की कल्पना करना। अच्छा। हाँ, जब कोई गेंद मान लीजिए वो प्रकाश की किरण है, टेबल के किनारे यानी दर्पण की सतह से टकराती है, तो वो जिस कोण पर टकराती है, ठीक उसी कोण पर वापस उछलती है। बिल्कुल। भौतिकी में इसी को कहते हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये पहला नियम है। और दूसरा नियम? दूसरा ये है कि आने वाली गेंद, जाने वाली गेंद और सतह पर खींची गई एक सीधी लकीर, ये तीनों हमेशा टेबल की सतह पर ही रहते हैं, हवा में नहीं उछलते। बस इन्हीं दो सरल नियमों पर दर्पणों की पूरी कहानी टिकी है। ठीक है, तो ये तो हुआ आधार। अब बात करते हैं उस दर्पण की जो हम सब सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, हमारे घर का समतल दर्पण। इसे हम एक ईमानदार दोस्त कह सकते हैं, जो सब कुछ वैसा ही दिखाता है जैसा है। तो इसकी छवि की क्या खासियतें हैं? बिल्कुल सही कहा, ईमानदार दोस्त। इसकी बनाई हुई छवि की तीन मुख्य बातें हैं। पहली, ये हमेशा आभासी यानी वर्चुअल होती है, मतलब इसे आप पर्दे पर नहीं उतार सकते। वो बस दर्पण के अंदर दिखती है। हाँ। दूसरी, ये हमेशा सीधी होती है, मतलब सिर ऊपर है तो छवि में भी ऊपर ही दिखेगा। और तीसरी, इसका आकार वस्तु के ठीक बराबर होता है, न छोटा न बड़ा। और दूरी का क्या? नोट्स में लिखा है कि वस्तु जितनी दूर होती है, छवि भी उतनी ही दूर बनती है। मतलब अगर मैं दर्पण की तरफ 2 कदम चलूंगी तो मेरी छवि भी मेरी तरफ 2 कदम चलेगी। एकदम सही। और इसका मतलब ये हुआ कि आपके और आपकी छवि के बीच की दूरी दोगुनी तेजी से कम होगी। अच्छा। हाँ, ये एक छोटी सी बात है, लेकिन इस पर अक्सर सवाल बन जाते हैं। और हाँ, इसमें वो मजेदार चीज भी होती है जिसमें बायां हाथ दायां दिखता है। हाँ बिल्कुल। एम्बुलेंस गाड़ियों पर अक्सर अक्षर उल्टे इसीलिए लिखे होते हैं ताकि आगे वाली गाड़ी के शीशे में वो सीधे पड़े जा सकें। इसे लैटरल इन्वर्जन कहते हैं ना? हाँ, पार्श्विक व्युत्क्रमण या लैटरल इन्वर्जन। ठीक है, तो समतल दर्पण की दुनिया तो सीधी और सरल है, लेकिन असली जादू तो तब शुरू होता है जब हम इस सपाट सतह को थोड़ा मोड़ देते हैं, है ना? यहीं से गोलीय दर्पण यानी अवतल और उत्तल दर्पण तस्वीर में आते हैं। हाँ, और इसे समझने का सबसे आसान तरीका है एक चमकदार चम्मच। चम्मच। हाँ, चम्मच का अंदर धंसा हुआ हिस्सा एक अवतल यानी कॉन्केव दर्पण की तरह है। और बाहर की तरफ उभरा हुआ हिस्सा एक उत्तल यानी कन्वेक्स दर्पण की तरह। बस सतह को थोड़ा सा मोड़ने से ही प्रकाश के खिलने का तरीका पूरी तरह बदल जाता है। इन मुड़े हुए दर्पणों को समझने के लिए कुछ नए शब्द भी आते हैं। ध्रुव, वक्रता केंद्र, फोकस, ये सुनने में थोड़े मुश्किल लगते हैं। नहीं, इन्हें आप दर्पण का पता या मैप समझ सकते हैं। अच्छा। ध्रुव मतलब पोल, दर्पण का ठीक बीच का बिंदु है। वक्रता केंद्र उस काल्पनिक गोले का केंद्र है जिसका दर्पण एक हिस्सा है। और सबसे जरूरी है फोकस। फोकस। हाँ, फोकस वो जादुई बिंदु है जहां समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद या तो असल में मिलती हैं, जो अवतल दर्पण में होता है, या मिलती भी महसूस होती हैं उत्तल दर्पण में। एकदम सही। नोट्स में एक छोटा सा सूत्र है, F=R/2, यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये दर्पण के डिजाइन, मतलब उसकी गोलाई, और उसकी ताकत, मतलब प्रकाश को मोड़ने की क्षमता के बीच का सीधा रिश्ता है। तो ये एक तरह से दर्पण का जेनेटिक कोड है। हाँ, कह सकते हैं। इससे हमें पता चलता है कि दर्पण कितना शक्तिशाली है। जिसकी फोकस दूरी जितनी कम होगी, वो प्रकाश को उतना ज्यादा मोड़ेगा। अब आते हैं उस दर्पण पर जो सबसे ज्यादा बहुमुखी है, अवतल दर्पण। यहीं पर मेरा दिमाग थोड़ा घूम जाता है। नोट्स कहते हैं कि इसे डेंटिस्ट दांत बड़ा करके देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं और गाड़ियों की हेडलाइट्स में दूर तक रोशनी फेंकने के लिए भी। ये दोनों काम तो एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे लगते हैं। एक पास की चीज को बड़ा कर रहा है, दूसरा दूर तक रोशनी भेज रहा है।
एक ही दर्पण ये दोनों काम कैसे कर सकता है? बहुत ही बढ़िया सवाल है, और यहीं अवतल दर्पण का असली किरदार सामने आता है। ये दर्पणों की दुनिया का कलाकार है। कलाकार? हाँ, जो अलग अलग परिस्थितियों में बिल्कुल अलग अलग नतीजे दे सकता है। इसका राज इस बात में छुपा है कि आप वस्तु को दर्पण के कितने पास या दूर रखते हैं। अच्छा, तो ये दूरी पर निर्भर करता है। बिल्कुल। जब डेंटिस्ट या आप शेविंग करते समय दर्पण को चेहरे के बहुत पास लाते हैं, यानी फोकस बिंदु के अंदर, तो ये दर्पण एक जादूगर की तरह काम करता है। ये एक बड़ी, सीधी और आभासी छवि बनाता है, जिससे हर छोटी चीज साफ और बड़ी दिखती है। हाँ। और हेडलाइट्स वाला मामला? हेडलाइट्स में हम ठीक उल्टा करते हैं। वहां हम बल्ब को ठीक फोकस बिंदु पर रखते हैं। अच्छा। जब प्रकाश का स्रोत फोकस पर होता है तो दर्पण से टकराने के बाद सारी किरणें एक दूसरे के समानांतर हो जाती हैं और एक शक्तिशाली बीम के रूप में बहुत दूर तक जाती हैं। सोलर कुकर में भी तो यही होता है, बस उल्टे तरीके से। बिल्कुल सही। वहां सूरज की समानांतर किरणें आकर एक बिंदु पर मिलती हैं और बहुत ज्यादा गर्मी पैदा करती हैं। नोट्स में अवतल दर्पण से बनने वाली छवियों की एक पूरी तालिका है। वस्तु अनंत पर, फिर सी से परे, फिर सी पर। इसे याद रखना थोड़ा मुश्किल है। क्या इसका कोई पैटर्न है? इसका एक बहुत ही सुंदर पैटर्न है। इसे एक कहानी की तरह देखिए। ठीक है। मान लीजिए वस्तु अनंत से दर्पण की ओर चल रही है। जब वस्तु बहुत दूर होती है तो उसकी छोटी सी, उल्टी और वास्तविक छवि फोकस पर बनती है। जैसे जैसे वस्तु दर्पण के करीब आती है तो छवि दूर जाती है। हाँ, उसकी छवि फोकस से दूर भागती जाती है और उसका आकार बड़ा होता जाता है। तो एक तरह का तालमेल है। वस्तु पास आएगी तो वास्तविक छवि दूर जाएगी और बड़ी होती जाएगी। एकदम सही। और एक खास पड़ाव आता है, वक्रता केंद्र यानी सी पर। जब वस्तु सी पर पहुंचती है तो उसकी छवि भी सी पर ही बनती है। उल्टी होती है लेकिन आकार में ठीक बराबर। बिल्कुल। और फिर आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। वो क्या है? केवल अवतल दर्पण ही वास्तविक छवि, रियल इमेज बना सकता है जिसे पर्दे पर उतारा जा सके। ये एक निर्णायक तथ्य है। परीक्षा के लिहाज से ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं में से एक है। ये अवतल दर्पण का सुपर पावर है। ठीक है, तो अवतल दर्पण तो एक जटिल कलाकार है। अब बात करते हैं इसके बिल्कुल विपरीत किरदार की, उत्तल दर्पण। इसे हम भरोसेमंद सिक्योरिटी गार्ड कह सकते हैं। इसका सबसे आम इस्तेमाल गाड़ियों के रियर व्यू मिरर में होता है। क्यों? इसके दो कारण हैं और दोनों ही सुरक्षा से जुड़े हैं। पहला, ये हमेशा हर हाल में एक सीधी और छोटी छवि बनाता है। इससे ड्राइवर को पीछे की गाड़ियां सीधी दिखती हैं, उल्टी नहीं। और दूसरा? दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण, ये एक बहुत बड़ा इलाका दिखाता है। हाँ, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। हाँ, इसकी उभरी हुई सतह के कारण यह अपने पीछे की पूरी सड़क को एक छोटे से आईने में समेट लेता है, जिससे ब्लाइंड स्पॉट्स कम हो जाते हैं। हाँ, तभी तो उन शीशों पर लिखा होता है ऑब्जेक्ट्स इन मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। इसका मतलब ये है कि क्योंकि शीशा सब कुछ छोटा करके दिखा रहा है, हमें लगता है कि गाड़ियां दूर हैं जबकि वो होती नजदीक है। बिल्कुल सही पकड़ा। यह एक जरूरी चेतावनी है। उत्तल दर्पण का व्यवहार बहुत सीधा है। वस्तु कहीं भी हो, यह हमेशा एक ही तरह की छवि बनाएगा, आभासी, सीधी और छोटी। इसी वजह से इसे दुकानों में या तंग मोड़ों पर भी इस्तेमाल करते हैं। ताकि एक बड़े क्षेत्र पर नजर रखी जा सके। हमने अभी तक छवियों के आकार और प्रकार की बात की, लेकिन नोट्स में गणितीय सूत्र भी है। तो इन सब चीजों को सटीक रूप से कैसे मापे? यहीं पर दर्पण सूत्र और आवर्धन आते हैं, है ना? अब हम जादू के पीछे के गणित को समझेंगे। दर्पण सूत्र यानी 1F इज इक्वल टू 1V प्लस 1U किसी भी गोलीय दर्पण के लिए एक संतुलन का नियम है। संतुलन का नियम? हाँ, ये कहता है कि दर्पण की अपनी पहचान, मतलब उसकी फोकस दूरी F, हमेशा इस बात से संतुलित होगी कि आपने वस्तु कहाँ रखी है U और उसकी छवि कहाँ बन रही है V। और आवर्धन, मैग्निफिकेशन या M, ये सिर्फ आकार बताता है। आकार से कहीं ज्यादा। आवर्धन का जो मान है वो आपको आकार बताता है। जैसे m=2 मतलब छवि दोगुनी बड़ी है। हाँ, लेकिन इसका चिन्ह प्लस या माइनस एक गुप्त कोड है। अच्छा, वो कैसे? अगर आवर्धन का चिन्ह ऋणात्मक मतलब माइनस है तो इसका मतलब है कि छवि वास्तविक और उल्टी है। और अगर चिन्ह धनात्मक प्लस है तो इसका मतलब है कि छवि आभासी और सीधी है। वाह! तो अगर किसी दर्पण का आवर्धन -2 है तो इसका मतलब है कि छवि वास्तविक है, उल्टी है और वस्तु से 2 गुनी बड़ी है। और ऐसा सिर्फ अवतल दर्पण ही कर सकता है। एकदम सही, आपने कोड क्रैक कर लिया। और अगर आवर्धन +0.5 है तो प्लस का मतलब आभासी और सीधी, 0.5 का मतलब छोटी
ये किसका काम है? ये तो हमेशा उत्तल दर्पण का काम है। बिल्कुल। तो ये चिन्ह और मान हमें दर्पण की पूरी कहानी बता देते हैं। इन सूत्रों में ये चिन्ह प्लस माइनस अक्सर कंफ्यूज करते हैं। चिन्ह परिपाटी को याद रखने का कोई आसान तरीका है? सबसे आसान तरीका है इसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरह सोचना। अच्छा, ग्राफ की तरह। हाँ, दर्पण के ध्रुव को ग्राफ का मूल बिंदु मान लें। दर्पण के सामने की सभी दूरियां ऋणात्मक यानी नेगेटिव होती हैं। जैसे वस्तु की दूरी u, वो हमेशा नेगेटिव होगी। हाँ, और दर्पण के पीछे की सभी दूरियां जहां आभासी छवि बनती है वो धनात्मक यानी पॉजिटिव होती हैं। ठीक है, ये आसान है। बहुत बढ़िया। चलिए अब परीक्षा के नजरिए से कुछ सीधे सवालों का एक लाइटनिंग राउंड करते हैं ताकि ये सारी बातें पक्की हो जाएं। जरूर। शेविंग मिरर। अवतल, क्योंकि आपको चेहरे के पास एक बड़ी और सीधी छवि चाहिए जो फोकस के अंदर रखने पर ही मिलती है। गाड़ियों का रियर व्यू मिरर। उत्तल, क्योंकि सुरक्षा सबसे जरूरी है। आपको एक चौड़ा दृश्य चाहिए और छवि हमेशा सीधी दिखनी चाहिए। और ये गारंटी सिर्फ उत्तल दर्पण देता है। हाँ, वास्तविक छवि कौन बना सकता है? केवल और केवल अवतल दर्पण। ये उसका एक्सक्लूसिव सुपर पावर है। दंत चिकित्सक कौन सा दर्पण इस्तेमाल करते हैं? अवतल दर्पण, ताकि दांत का बड़ा, आवर्धित और सीधा प्रतिबिंब देख सकें। अगर किसी दर्पण का आवर्धन +0.5 है तो वो कौन सा दर्पण है? चिन्ह धनात्मक है, मतलब प्रतिबिंब आभासी और सीधा है। मान 1 से कम है, मतलब प्रतिबिंब छोटा है। ये गुण हमेशा और केवल उत्तल दर्पण का होता है। तो आज की इस चर्चा का सार ये है कि अगर हम हर दर्पण के मूल किरदार को समझ लें तो ये विषय बहुत आसान हो जाता है। समतल दर्पण ईमानदार दोस्त है जो सब कुछ बराबर रखता है। उत्तल दर्पण भरोसेमंद सिक्योरिटी गार्ड है जो हमेशा छोटा करके एक बड़ा इलाका दिखाता है। और अवतल दर्पण एक बहुमुखी कलाकार है जो स्थिति के हिसाब से कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल। भौतिकी को रटने की जगह उसके पैटर्न को समझना ही असली सीख है। और यहाँ से एक और दिलचस्प सवाल दिमाग में आता है। क्या? अगर हम इन्हीं दर्पणों को हवा की जगह पानी के अंदर इस्तेमाल करें तो क्या उनकी फोकस दूरी पर कोई असर पड़ेगा? ये तो सोचने वाली बात है। प्रकाश के परावर्तन का नियम तो नहीं बदलेगा, लेकिन क्या कुछ और बदल सकता है? ये भौतिकी के एक और सिद्धांत अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन से जुड़ा है, जिसके बारे में सोचा जा सकता है। बहुत दिलचस्प। हम आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। वैदिक एरा YouTube चैनल पर इस चर्चा को सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।